एक अन्य केस, जी राजा, जी जे राजा, एक अन्य केस जी जे राजा वर्सेज तेजराज सुराना, सुप्रीम कोर्ट 2019, 2019, जी जे राजा वर्सेज तेजराज सुराना, सुप्रीम कोर्ट 2019। यह केस लॉ एनआई एक्ट की धारा 143 ए के संबंध में है। धारा 143 ए एनआई एक्ट 2018 में नई जोड़ी गई है और इस धारा के अनुसार इंटरिम कंपेंसेशन दिलाया जा सकता है जो अधिकतम चेक की रकम का 20% तक ही होगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है कि धारा 143 से एनआई एक्ट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती है, भविष्य लक्षी प्रभाव रखती है, एंड कन्फाइंड टू केसेज वेयर ऑफेंसेज वर कमिटेड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 143 ए एनआई एक्ट। अर्थात धारा 143 से एनआई एक्ट संशोधन की तारीख से ही लागू होगी। अतः इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, भविष्य लक्षी प्रभाव है। सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य केस अर्नेस वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, अर्नेस वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014 भी इंपॉर्टेंट है और यह केस 498 ए आईपीसी पर है। इस केस में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि धारा 498 ए 498 ए आईपीसी के केस में अरेस्ट करने से पूर्व पुलिस को धारा 41 ए सीआरपीसी की सूचना अभियुक्त को देना जरूरी होता है। सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट 2018 का भी यह इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में आईपीसी की धारा 498 ए के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की है। फोन कहाँ है?
इस केस में आपको नई गाइडलाइंस समझनी होंगी क्योंकि ये केस इंपॉर्टेंट है। ये केस 2018 का है। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था। राजेश शर्मा का केस। 2017 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन 2018 की इस केस में सोशल एक्शन फोरम वर्सेज मानव अधिकार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में पूर्व में दी गई गाइडलाइंस को संशोधित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A आईपीसी के मामला दर्ज होने पर उसका दुरुपयोग रोकने के लिए जो गाइडलाइन दी हैं उनमें कहा है कि वेलफेयर कमेटी से रिपोर्ट लेने हेतु उस केस को रेफर करना नहीं होगा, क्योंकि राजेश शर्मा के केस में जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, वेलफेयर कमेटी को मामला रेफर करना जरूरी माना था, लेकिन 2018 के केस में इसे जरूरी नहीं माना है और कहा है कि अब वेलफेयर सोसाइटी को केस रजिस्टर करना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 498A आईपीसी के अंतर्गत कंप्रोमाइज करने हेतु एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंतर्गत अंडर सेक्शन 482 में देनी होगी, क्योंकि सेशन जज राजीनामा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी गाइडलाइंस यह भी दी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बाज करने हेतु इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ऊपर एक सीनियर ऑफिसर नियुक्त करना होगा। यह भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि 498 का केस दर्ज होते ही पुलिस अभियुक्त को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसे सेक्शन 41A सीआरपीसी की पालना करनी होगी। अर्थात अभियुक्त को अरेस्ट से पूर्व धारा 41A की सूचना अभियुक्त को देना जरूरी होगा, जैसा कि अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट का 2020 का एक अन्य केस है एशियन रीसर्फेसिंग रोड एजेंसी लिमिटेड, एशियन रीसर्फेसिंग
रोड एजेंसी लिमिटेड वर्सेज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सिविल या क्रिमिनल में यदि कोर्ट के द्वारा कोई स्टे दिया जाता है, वह स्टे 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा। उसके बाद स्टे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जब तक कि उसे गुड रीजन के साथ एक्सटेंड नहीं कर दिया जाए। एक अन्य केस सुशील अग्रवाल वर्सेज स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट 2020। ये 5 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है और अति इंपॉर्टेंट है। सुशील अग्रवाल वर्सेज एसटीटी स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली में यह अवधारित किया गया है कि प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू ए पर्सन अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी should not be fixed for a limited period, but should be in favor of the accused without any restriction on time। अर्थात अग्रिम जमानत अंतर्गत धारा 438 सीआरपीसी स्वीकार करते समय उस जमानत को कोई निर्धारित अवधि के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए अग्रिम जमानत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ऐसा आदेश नहीं कर सकता कि यह अग्रिम जमानत 1 महीने तक प्रभावी रहेगी, 2 महीने तक प्रभावी रहेगी या चार्जशीट पेश होने तक प्रभावी रहेगी। प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू ए पर्सन अंडर सेक्शन 438 CRPC should not be fixed for a limited period। ये अग्रिम जमानत पर एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। इसके अलावा सुशीला अग्रवाल वर्सेज स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली में एक अन्य सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है और यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र FIR दर्ज होने से पूर्व भी पेश किया जा सकता है। मतलब अभियुक्त धारा 438 CRPC की एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन FIR दर्ज होने से पहले भी पेश कर सकता है। इट इज नॉट एसेंशियल दैट एन एप्लीकेशन अंडर 438 CRPC should be moved only after an FIR is filed, but it can be moved earlier। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अग्रिम जमानत पर एक फैसला है। अब आपको एक अन्य फैसला जो धारा 311A 311A CRPC पर है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज सुनील, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज सुनील 2017 का फैसला है।
लेकिन अति इंपॉर्टेंट। जजमेंट टुडे 2017 वॉल्यूम 5 सुप्रीम कोर्ट पेज 4। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह प्रिंसिपल लेट डाउन किया है कि अभियुक्त को न्यायालय फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट देने हेतु निर्देशित कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, और कोर्ट द्वारा ऐसा आदेश देने से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 ब्रैकेट में 3 का ब्रीच नहीं होता है। यदि अभियुक्त द्वारा कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा एडवर्स इन्फ्रेंस लिया जा सकता है। कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर गिविंग फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट टू द एक्यूज्ड। There is no breach of Article 23 if this order is not complied, adverse inference may be taken। इसलिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है और इसको भी सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह याद करना होगा। – 2014 सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य केस है लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट केसेस 2014 वॉल्यूम 4 पेज 427। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसिड अटैक की पीड़िता को धारा 357A सीआरपीसी के अंतर्गत कम से कम 3 लाख रुपए कंपेंसेशन दिया जावे। अर्थात इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एसिड अटैक से पीड़िता को कम से कम धारा 357A सीआरपीसी के अंतर्गत 3 लाख रुपए का प्रतिकर अदा करे। ये लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट केस है और इस केस के आधार पर फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म का नाम है छपाक और लक्ष्मी अग्रवाल जो एसिड अटैक की पीड़िता है का उसका रोल अदा किया है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने। एक अन्य केस सतबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। सतबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट 2021। जो धारा 304B 306 आईपीसी का केस पर है। यह केस लेटेस्ट
अर्थात 2021 का है, 304 बी पर है और इसमें महत्वपूर्ण 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए। इस केस में पहला तो यह बात कही है कि 304 बी डॉवरी डेथ के केस में 5 आवश्यक तत्व हैं। अर्थात सतवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट 2021 के केस में डॉवरी डेथ के लिए 5 एसेंशियल एलिमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। पहला, पीड़ित महिला की डेथ शादी के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह बताई है कि पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूअल्टी की जानी चाहिए। तीसरी आवश्यक तत्व यह बताया है कि महिला की डेथ क्रूरता करने से तत्काल पूर्व होनी चाहिए। चौथा आवश्यक शर्त यह बताई है कि महिला की डेथ प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। अर्थात जल जाने से हो जाए, महिला के कुआं में गिरने से सुसाइड करने के कारण हो, रेल की नीचे आने से हो, डेथ अननेचुरल होनी चाहिए। और 5वीं आवश्यक शर्त यह बताई है कि अभियुक्त गण के द्वारा डिमांड ऑफ डॉवरी, दहेज की मांग की जानी चाहिए। जब ये 5 शर्तें पूरी हो जाती हैं तभी डॉवरी डेथ का केस अंडर सेक्शन 304 बी का बनता है। इसके अलावा सतवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में यह भी अवधारित किया गया है कि धारा 313 सीआरपीसी जो बयान मुलजिम के संबंध में प्रोविजन है, अर्थात प्रोसिक्यूशन एविडेंस समाप्त होने के बाद अभियुक्त का बयान अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी लिया जाता है। और इस 313 के स्टेटमेंट लेने के पीछे यह उद्देश्य है कि अभियुक्त के खिलाफ जो एविडेंस आई है उसका उससे स्पष्टीकरण मांगा जावे। यह प्रोविजन मैंडेटरी है। अभियुक्त के विरुद्ध जो भी एविडेंस आई है उसका स्पष्टीकरण प्रेस्ट मना करके अभियुक्त से पूछा जाए। अभियुक्त का यह कथन अभियुक्त को चेतावनी दिए बिना लिया जा सकता है, और यदि इस कथन से देने से वह मना करे या इस कथन के जवाब में वह झूठ बोले तो उसका अभियोजन भी नहीं होगा। अर्थात सतवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा
सुप्रीम कोर्ट 2021 का केस धारा 304 बी आईपीसी और धारा 313 सीआरपीसी के संबंध में है, इसलिए अति महत्वपूर्ण केस लॉ है। अब एक अन्य केस लॉ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गौतम नवलखा वर्सेज नेशनल इन्वेस्टिगेशन। गौतम नवलखा वर्सेज नेशनल इन्वेस्टिगेशन मई 2021 का इंपॉर्टेंट केस है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गौतम नवलखा वर्सेज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मई 2021 का इंपॉर्टेंट केस। यह है सीआरपीसी के धारा 167 पर है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया है कि कोर्ट सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत हाउस अरेस्ट का आदेश भी पारित कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कोर्ट वर ओपन to order house arrest of an accused under section 167 CRPC. Section 167 CRPC deals with court power to send an accused person police custody or judicial custody. अर्थात न्यायालय धारा 167 सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकती है। लेकिन इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त को हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। अर्थात पुलिस अभिरक्षा के पश्चात अभियुक्त को जेल में न भेजा जाकर हाउस अरेस्ट का आदेश दे सकती है। हाउस अरेस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभियुक्त को हाउस अरेस्ट के अंतर्गत अभियुक्त के घर पर ही गार्ड की अभिरक्षा में रखा जाएगा, उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। हाउस अरेस्ट मींस होम डिटेंशन और होम कन्फाइनमेंट अंडर गार्ड टू वंस हाउस इंस्टेड ऑफ इन प्रिजन। उसे जेल की बजाय घर में ही हाउस अरेस्ट किया जाएगा और उसे गार्ड की अभिरक्षा में रखा जाएगा। अभी तक पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दो ही कस्टडी मान्य थी, लेकिन इस केस में एक हाउस अरेस्ट की भी कस्टडी लागू कर दी गई है।
हाउस अरेस्ट रहने से गवर्नमेंट का खर्चा भी नहीं होता है, जेल ओवर क्राउडेड भी नहीं होंगी। लेकिन मजिस्ट्रेट को हाउस अरेस्ट का आदेश देने के लिए अभियुक्त की उम्र, अभियुक्त के स्वास्थ्य और अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों का अच्छी तरह अवलोकन करना होगा।